नमस्कार। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के विगत 3 दिन के समाचारों की। विगत 3 दिन और आज का जो दिन चल रहा है मैं उसको इंक्लूड कर लिया। हालांकि हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ के समाचार 14, 15 और 16 मई के। समाचार सीमित हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम बहुत तेजी से नहीं घट रहा है। जो भी घटनाक्रम सामने आता है सिलसिलेवार मैं उसको आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करता हूं। तो अब बिना और कोई समय लिए मैं पहले समाचार पर आता हूं। आप नोट करेंगे या स्लाइड में आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारे अपने प्रदेश में। पहला समाचार छत्तीसगढ़ राज्य में हुए प्रशासनिक फेरबदल को लेकर है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इन दिनों प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बड़े बड़े विभागों में नए परिवर्तन कर रही है। हालिया जो परिवर्तन हुआ है वो स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। डॉक्टर आलोक शुक्ला सचिव बनाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के। रेणु जी पिल्लई इससे पहले ये पद संभाल रही थी और उनके अवकाश में जाने के कारण डॉक्टर आलोक शुक्ला को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि डॉक्टर आलोक शुक्ला इससे पहले शिक्षा विभाग भी संभाल रहे थे। अब उनके पास ये दोनों विभाग होगा और वो दोनों विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। रेणु जी पिल्लई का क्या? रेणु जी पिल्लई की उनके अवकाश से वापसी के बाद उन्हें अपर सचिव बना दिया गया है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय का या पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का। ये था एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो आपने अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा। अब मैं दूसरे समाचार पे चल रहा हूं। दूसरा समाचार जो आप यहां देख पाएंगे, ये समाचार प्रज्ञा चंद्राकर से जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा चंद्राकर छत्तीसगढ़ की एक बहुत होनहार शख्सियत। ये वो शख्सियत हैं जिनको अब अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप करने का मौका मिल रहा है। ये कोरोना पे अध्ययन करेंगी, इनका रिसर्च स्वीकार हुआ और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। और थोड़ी जानकारी के लिए मैं ये और बता दूं आपको कि वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में 3rd नंबर पर आने वाली यूनिवर्सिटी है। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रज्ञा चंद्राकर जी कहां से हैं, तो इनका संबंध आरंग विकासखंड से है। आरंग विकासखंड रायपुर में पड़ता है। वही आरंग जो छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात है। मोरध्वज की नगरी आरंग। अब हम अगले समाचार पर चलेंगे जिसका स्लाइड आप यहां देख पाएंगे। अब क्या देख रहे होंगे, हम बात करेंगे नंदनवन की। नंदनवन छत्तीसगढ़ का एक जू। ये जू स्थापित है रायपुर में खारून नदी के किनारे। पहले तेंदुए को यहां रख करके उसके संवर्धन का काम किया जाता था या घायल तेंदुओं का इलाज किया जाता था। कहीं भी आसपास के क्षेत्रों में रायपुर में अगर तेंदुए नगर में दस्तक देते थे तो उन्हें कैद करके यहीं रखा जाता था। धीरे धीरे अब जंगल सफारी बन जाने के बाद नंदनवन का आकर्षण कम हो गया था। इसलिए प्रशासन ने तय किया कि नंदनवन को अब एक बर्ड सेंचुरी में बदल दिया जाएगा। प्रवासी पक्षी यहाँ पहुंचते हैं और इन प्रवासी पक्षियों के संवर्धन करने का प्रयोग या कार्य किया जाएगा नंदनवन में। इसलिए नंदनवन इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि की मांग किया है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर आप जब नंदनवन घूमने जाएंगे तो वहां आपको अलग अलग केज में दुनिया भर के पक्षी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप बोटिंग का भी लाभ उठा सकेंगे। रायपुर प्रशासन की अगर बात करें तो रायपुर के ही पास स्थित मोहरेंगा नाम की जगह को भी जंगल सफारी की तरह या मिनी सफारी की तरह विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में कार्य प्रारंभ भी हो गया है और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो इसका नाम बदल करके प्रियदर्शिनी इंदिरा परिसर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये जो थे मेन समाचार। अगले समाचार की तरफ हम चलेंगे। हालांकि सारे के सारे समाचार इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी समाचार यहाँ छोड़ना नहीं है। और ये तो जो नंदनवन है इसके बारे में आपको एक डाटा मैं बताना भूल गया। 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है नंदनवन। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की महतारी दुलार योजना पर। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो कोरोना या कोविड संकट के दौरान ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पालकों को खो दिया, अपने पेरेंट्स खो दिए हैं, माता या पिता या उनके घर के जो कमाऊ सदस्य हैं, उनकी मौत हो जाने पर छात्रों का अध्ययन ना रुके, इस बात को लेकर बनाई गई है। प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे सभी छात्र या ऐसे सभी बच्चे जिनके माता या पिता का निधन हो गया या कमाऊ सदस्य का निधन हुआ,
उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उठाएगी। अब यहाँ पढ़ाई का संबंध स्कूल की शिक्षा तक ही है, कॉलेज या और हायर एजुकेशन पर अभी कोई भी शब्द स्पष्ट नहीं किए गए हैं। इस न्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में, वो ट्वीट भी मैं यहाँ आप चाहेंगे तो पोस्ट कर दूंगा, आप देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि प्रदेश सरकार महतारी दुलार योजना के माध्यम से किसी भी बच्चे की पढ़ाई में आने वाली बाधा को रोकेगी। और अगर मैं डिटेल की बात करूं तो छात्रवृत्ति मिलने की भी घोषणा की गई है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो छात्र रहेंगे उन्हें हर माह 500 रुपए की छात्रवृत्ति, साथ ही साथ 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर भी यह योजना लागू रहेगी, न सिर्फ शासकीय स्कूलों पर। और एट लास्ट इस परियोजना का आखिरी हिस्सा अगर हम देखें तो अगर आपको याद होगा कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किए हैं। इन 152 स्कूलों में यदि इस तरह के छात्र प्रवेश लेते हैं तो उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी, ये भी इस योजना का हिस्सा होगा। तो उम्मीद करता हूं आप अपडेट हो गए होंगे महतारी दुलार योजना से। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है, ये सवाल प्रशासन से भी हो सकता है, हम और आप खुद से भी पूछ सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स, जिनके घर के कमाऊ सदस्य की मौत कोविड से हो गई है, जिनका घर ही छिन गया है, आप उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा रखेंगे या उनका पुनर्वास? संकट है। पर अब अगले समाचार पर चलते हैं और अगला समाचार देखते हैं। एक न्यूज है जो बहुत रोचक तरीके से सामने आई। कैटफिश, सकर माउथ कैटफिश, ये एक मछली की प्रजाति है। ये प्रजाति हाल ही में भोरम देव मंदिर के सामने स्थित तालाब से प्राप्त हुई और कौतूहल का विषय बन गया, क्योंकि लोगों को लगा कि उन्होंने कोई नई प्रजाति, एक अलग ही चीज खोज ली है। अब इसके पीछे का गणित समझते हैं। आमतौर पर सकर माउथ कैटफिश एक मांसाहारी प्रजाति की मछली है जो छोटी मछलियों को खा जाती है, साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट्स जो छोटे प्लवक होते हैं उनको भी खा जाती है। कायदे से अगर देखा जाए तो एक्वेरियम में, जिनको फिश एक्वेरियम रखने का शौक होता है, वो अपने एक्वेरियम में एक्वेरियम साफ करने वाली मछली के तौर पर इसे पालते हैं। वैसे तो ये मछली अमेजन नदी में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो बनारस के आसपास गंगा नदी में भी पाई जाती है। लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इससे पहले खैर झीटी और अभनपुर, जो कि रायपुर में है अभनपुर, वहां ये मछली पहले भी प्राप्त हो चुकी थी। इस बार मिला तो सोशल मीडिया, जो कि आजकल बड़ी ताकत बना हुआ है, उसमें ये फैल गया तस्वीर और लोगों को लगा कि कुछ हमने अलग ही खोज लिया है। बाद में पता चला कि भाई ये कैटफिश ही तो है, वो कैटफिश जो एक्वेरियम में रखी जाती है। आमतौर पर जो एक्वेरियम रखता है वो ये जानता होगा कि जब ये मछली का आकार बड़ा होने लगता है और उसके एक्वेरियम में फिट नहीं हो रहा होता है तो उस मछली को ले करके निकट के किसी तालाब में या नदी में छोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं शायद ऐसे ही पहुंची होगी। इतना आश्चर्य करने की बात तो नहीं थी जितना न्यूज इसको फैलाया गया है। मैं अलग अलग जगह देख रहा था, जो भी न्यूज फैलाने वाले लोग हैं वो इसकी क्लिपिंग फैलाए पड़े थे। खैर, हमें लगा कि हमको आपको सूचित कर देना चाहिए। अब अगले समाचार पर चलेंगे। अगला समाचार जो आप यहाँ देख पाएंगे, ब्लैक फंगस रोग, म्यूकर माइकोसिस। आप इसके बारे में लगातार समाचार सुन रहे होंगे। इससे पहले भी मैं इस पर चर्चा किया हूं और आपको बताया था कि इस रोग ने छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे दी है। भिलाई में इससे संक्रमित हुआ एक व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त कर गया। इसके साथ साथ कोरबा में ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला। और जब ये न्यूज मैं आपको सुना रहा हूं, रायगढ़ जहां मैं रहता हूं, यहाँ रूपेन पटेल एक बड़े फेमस डॉक्टर हैं, उनके हॉस्पिटल में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला देखने को आया। लेकिन ब्लैक फंगस मामले से जुड़ा हुआ एक जानकारी जो आपको हमको पता होना चाहिए वो आपसे साझा कर रहा हूं, आप भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य जिसके तहत आपके चिकित्सा का खर्च उठाती है राज्य सरकार, उस योजना में ये रोग शामिल है, म्यूकोर माइकोसिस। तो अगर आप इलाज कराने पहुंचते हैं और उस इलाज के दौरान जो भी इस रोग को ठीक करने में खर्च आता है वो आप अपने स्वास्थ्य कार्ड से कटवा सकते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पर चल रही स्वास्थ्य परियोजना में ये रोग जो है वो मेंशन है। इस रोग को ब्रोक्टोसिस नाम से वहां मेंशन किया गया है। अगर आप वो लिस्ट देख पा रहे होंगे या देखेंगे, आपके पास अगर कार्ड हो तो आप डिटेल में अगर सर्च करना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे कि वहां ब्रोक्टोसिस नाम से उसे ऐड किया गया है। और अगर ब्रोक्टोसिस ना मिले
तो एग्जेक्ट्रेशन नाम से वो रोग वहां दर्ज है। ये वही रोग है जो ब्लैक फंगस रोग या म्यूकोरमाइकोसिस नाम से जाना जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे बहुत घबराएं या बहुत आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। इलाज का खर्चा जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। अगले समाचार पर चलते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या हो रहा है। अगला जो समाचार है वो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड से जुड़ा हुआ है। ये न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड अब वर्चुअल स्कूल शुरू करने वाली है। वर्चुअल स्कूल जो कि कॉन्सेप्ट है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का। इन देशों में वर्चुअल स्कूल चलाए जाते हैं जहां छात्र पूरी पढ़ाई वर्चुअली करते हैं। अपने घर से या किसी सेंटर से बैठ करके पढ़ाई की जा सकती है। सेंटर जाना पड़े तो फिर स्कूल ही क्यों नहीं चला जाए। बहरहाल अपने घर से भी आप ये बैठ करके पढ़ाई कर सकेंगे। अब इस योजना में होगा क्या, पूरी पढ़ाई वर्चुअली होगी, सारी क्लासेस वर्चुअली होंगी, असाइनमेंट वर्चुअली दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्चुअल बनाए जाएंगे और सबमिट भी वर्चुअल तरीके से किए जाएंगे। हाँ, बस अंक सूची जो आपके घर पहुंचेगी वो हार्ड कॉपी होगी। और अगली बात यह है कि ये जो अंक सूची आपको मिलेगी ओपन बोर्ड स्कूल के माध्यम से, उसका वही महत्व होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रदान करती है डिग्री, उसी के बराबर मान्यता का वो मार्कशीट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप इससे कोर्स करते हैं तो आपका ये कोर्स जाया जाएगा। दूसरी चीज ये, इससे फायदा यह होगा कि अभी कोविड के दौर में अगर शिक्षा रुक जा रही है तो अगले सत्र से हम उसे सक्रिय रूप से वर्चुअल क्लास के माध्यम से भी पूरा कर सकेंगे। दूसरा फायदा, एक समय में बहुत सारे छात्र वर्चुअल क्लास से जुड़ सकेंगे और इससे पढ़ाई में जो या शिक्षा की दर में तेजी आएगी। तीसरा, किसी भी राज्य का कोई भी बच्चा इस शिक्षा से जुड़ सकता है और वो छत्तीसगढ़ राज्य एजुकेशन बोर्ड का भी डिग्री हासिल कर सकता है या मार्कशीट हासिल कर सकता है। तो इतना कुछ था इस समाचार में। अगले में चलते हैं। अगला समाचार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिए और नोट करिए। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है मैकॉन या मैकॉज भी कह सकते हैं आप। ये कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हाल फिलहाल में एनएमडीसी नगरनार संयंत्र जो कि बस्तर में स्थापित हो रहा था और जिसको लेकर विरोध भी चल रहे थे। संयंत्र का विरोध नहीं हो रहा था, विरोध हो रहा था उस संयंत्र के डीमर्जर किए जाने का। जो लोग डीमर्जर या डिकमीशन नहीं समझते हैं उनके लिए सरल शब्दों में बता दूं, डीमर्जर का यह अर्थ है कि उस कंपनी को बनाने के बाद निजी हाथों में सौंपा जाने वाला था। इस बात का विरोध करते हुए ग्रामीण 170 से भी अधिक दिनों तक हड़ताल करते रहे। अब यह हड़ताल शायद रंग लाई है और एनएमडीसी ने इस कंपनी को फाइनली मैकॉन कंपनी को देने का फैसला किया है, जो कि अगेन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। मांग इसी बात की थी कि प्राइवेट संस्थाओं को ना दिया जाए। तो मैकॉन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, तो अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आखिरी चीज, जब ये संयंत्र बन करके तैयार होगा या इसके जितने अभी अधूरे काम है उनको भी मैकॉन पूरा करेगी। हालांकि कितने रुपए में अभी कमीशन हुआ है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मैकॉन कंपनी का मानना है कि वो निरीक्षण के बाद इस साल के अंत तक उत्पादन शुरू कर देगी। अब हम बात करेंगे आखिरी समाचार पर। यह आखिरी समाचार है आज के छत्तीसगढ़ के समाचारों का। अरपा नदी तट उत्थान परियोजना, इसका वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री ने आज, जब यह समाचार आप सुन रहे हैं तब तक वो कर चुके हैं। ये योजना अरपा नदी के तटीय क्षेत्रों का उत्थान या अपलिफ्ट करने संबंधी है। साथ ही साथ उसके तट क्षेत्र में और जितने नदी नाले हैं उनका संवर्धन करने संबंधी भी है। इस योजना का कुल लागत व्यय अगर देखें तो 97.70 करोड़ है। 97.70 करोड़ की लागत से यह परियोजना बनाई जा रही है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस योजना को पूरा करने का काम करेगी। वैसे अरपा नदी पर एक परियोजना बहुत पहले से सरकार बनाते आ रही है जिसका नाम है अरपा भैंसाझर परियोजना, जो कि अब तक पूरी नहीं हो पाई है और संकट का विषय है। बहरहाल बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में क्या पता जल्द ही अरपा नदी का उत्थान हो सके। अरपा नदी जिसे बिलासपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, शिवनाथ की एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना चाहिए। तो ये कुछ था छत्तीसगढ़ का समाचार। मैं और समाचार लेकर के आपसे मिलता रहूंगा। हाँ, एक छोटी सी बात आपसे कहनी है। बात यह है कि रोज इतने सारे समाचार नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के समाचार 2 या 3 दिन के अंतराल में आप तक लेके आ रहा हूँ। अधीर नहीं होना है, बस आप देखते रहें और पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें। हमारी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी कि हम और लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवारजनों का।